Hello friends, this is RP Verma. I welcome you all in my Mother India Law classes, Sri Ganganagar. Students, आज हम बात करेंगे जो बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे फैमिली लॉ सेकंड के, यानी कि मुस्लिम लॉ के। तो बच्चों, इस पेपर में आपके पास यूनिट वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स की हम वन बाय वन बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मुस्लिम लॉ के अंदर हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ये मुस्लिम लॉ है क्या। देखिए, एक वाइड कंसेप्ट है, दैट इज इस्लामिक लॉ। जिन देशों में मुस्लिम कम्युनिटीज ज्यादा हैं, या यूं कहिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां का जो लॉ है उसे हम इस्लामिक लॉ कहेंगे। इस्लामिक लॉ का मतलब है जो बातें कुरान में लिखी हुई हैं, जो हजरत मोहम्मद का सुन्ना है, मतलब उन्होंने जो बातें बाद में कही या जो उन्होंने किया। एक तो उन्होंने ये कुरान में लिखा, दूसरा कुरान में लिखने के बाद में बहुत सारी बातें उनके सामने आई, तो उस वक्त उनकी क्या ओपिनियन थी, क्या स्टेटमेंट थे, उसको हम बोलते हैं सुन्नत या अहदिस। तो इस्लामिक लॉ क्या है? कुरान, सुन्नत, फिर उसके बाद में इज्मा और कयास। इन चार पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये इस्लामिक लॉ है। इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो ये इस्लामिक लॉ है। भारत में हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते। भारत का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, इसलिए हम उस इस्लामिक लॉ को यहां प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते। हम सिर्फ उस इस्लामिक लॉ का सिर्फ वो पार्ट जो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे मैरिज का मामला हो, चाहे डाइवोर्स का मामला हो, चाहे इनके प्रॉपर्टी राइट्स का मामला हो, चाहे एक्नॉलेजमेंट जिसको अपन अडॉप्शन समझ सकते हैं, होता अलग है। तो जो फैमिली मैटर से रिलेटेड मामला है, सिर्फ वही पार्ट जो है इस्लामिक लॉ का इंडिया में एप्लीकेबल है, इसलिए हम उसे मोहम्मदन लॉ या मुस्लिम लॉ कहेंगे। तो इसका मतलब मुस्लिम लॉ जो है वो एक शॉर्ट कंसेप्ट है और इस्लामिक लॉ एक वाइड कंसेप्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुसलमान कौन है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुसलमान कौन है। तो आमिर अली साहब जो है वो ये लिखते हैं अपनी किताब में कि जो ये मानता है कि एक अल्लाह है, यानी कि जो एक ईश्वर को मानता है, और जो ये मानता है कि मोहम्मद पैगंबर जो है उस एक अल्लाह के दूत हैं, मैसेंजर हैं, और उसका विश्वास मोहम्मद पैगंबर में है, जो हर दिन नमाज पढ़ता है, जो कुरान को पवित्र मानता है, जो अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा गरीबों में बांटता है। इसे अपन ज़कात बोलते हैं बच्चों, ज़कात। एक मुसलमान जो है वो अपनी कमाई का 1/10% जो है वो गरीबों में बांटता है, ज़कात करता है, और जो जीवन में एक बार यह आशा जरूर रखता है, ये एक्सपेक्टेशन जरूर करता है कि वो हज की यात्रा पे जाए। तो जो मोहम्मद पैगंबर में विश्वास रखता है, जो कुरान को पवित्र मानता है, जो एक अल्लाह को मानता है, जो नमाज पढ़ता है, जो ज़कात करता है, और जो कम से कम एक बार हज की यात्रा जीवन में जरूर करना चाहता है, वो मुसलमान है। तो यहां पे आप देखिएगा जो हमारे पास यूनिट वाइज जो बच्चों टॉपिक्स बन रहे हैं, उन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास
जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों, ये हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है इसे देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हम बात करें तो हमारे पास आता है सोर्सेस का। तो सोर्सेस की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लोगों को समझने के लिए या इस्लामिक लोगों को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के सोर्सेस हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस में तो वही आ जाएगा कुरान, सुन्ना, सुन्ना को ही हदीस कहा जाता है, कुरान, सुन्ना, इज्मा और कयास। दूसरी तरफ जो हमारे सेकेंडरी या मॉडर्न सोर्सेस हैं, सेकेंडरी सोर्सेस ज्यादा वर्ड यूज कीजिएगा, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो एक तरह से यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सोर्सेस का बहुत अच्छा बनता है। स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पे शिया एंड सुन्नी दो स्कूल है बच्चों। उसके बाद में इसी में आपकी मैरिज की कंसेप्ट है बच्चों। तो मैरिज के अंदर आप देखिएगा नेचर ऑफ मैरिज जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फॉर 7 मार्क्स कि वेदर मुस्लिम मैरिज इज अ सैक्रामेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों यहाँ पे इनके जितने भी खलीफा हुए हैं, इनके जितने भी जुरिस्ट हुए हैं, विधि शास्त्री हुए हैं, जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं, उन सब ने मुस्लिम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट माना है। आपके या मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, उन सब ने इसे कॉन्ट्रैक्ट माना है। मतलब प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, इजब है, कबूल है और महर है। तो वो सारी की सारी बातें जो एक जनरली कॉन्ट्रैक्ट में हमें मिलती हैं, वो सारी की सारी एलिमेंट्स जो है वो आपको एक मुस्लिम मैरिज में भी मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि वेदर मुस्लिम मैरिज इज ए सैक्रामेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका एक नेचर पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, भाई जिसके अंदर जो असेंशियल्स है, जैसे अपन ने हिंदू लॉ में पढ़ा था कि वो सपिंडा नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आना चाहिए, है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज को दूसरा स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एज की हमने बात की। उस तरह यहाँ पर भी सारे के सारे असेंशियल्स हैं। अगर मैं असेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो असेंशियल्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो कंडीशंस हैं, असेंशियल्स का मतलब कंडीशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो बच्चों इसके अंदर जैसे इजब कबूल है, कैपेसिटी यानी कि एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज इन्होंने 15 ईयर्स मानी है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 18-21 की कंसेप्ट नहीं है मुस्लिम लॉ में, या 15 ईयर्स जिसको एज ऑफ पबर्टी ये बोलते हैं, उसमें ये बच्चों की शादी कर सकते हैं। वन मीटिंग की बात आपको यहाँ पे मिल सकती है कि एक ही समय में, एक ही टाइम में प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होती है, कबीरनामे में जो महर है वो लिखा जाता है, सब कुछ एक ही टाइम में होगा। वन मीटिंग की कंसेप्ट है। विटनेस इनके बहुत जरूरी है, काजी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विटनेस बहुत जरूरी है। इसी तरह से कुछ लीगल डिसेबिलिटी है, जैसे हमने हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड डिग्री पढ़ा था ना, प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा, उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने नो लीगल डिसेबिलिटी की बात की है कि कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एब्सोल्यूट डिसेबिलिटी है, रिलेटिव डिसेबिलिटी है, प्रोहिबिटिव डिसेबिलिटी है, डायरेक्टरी डिसेबिलिटी। तो अलग अलग तरह की आपके 4 डिसेबिलिटीज इन्होंने बताई हैं। यहाँ पे बच्चों में एक छोटी सी राय आपको दूंगा कि जितना हो सके आप उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे आप एब्सोल्यूट डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे रिश्ते जो खून के रिश्ते हैं उनमें शादी नहीं हो सकती, मैरिज से जो रिश्ते क्रिएट हुए हैं उनमें आप शादी नहीं कर सकती, दूध के जो रिश्ते हैं उनमें आप शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया कराबत, मुशर्रत और रिजा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि उर्दू के कुछ शब्दों का आप यहाँ पे यूज कर पाए। उसके तो यहाँ पे आप मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा और बड़ा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। खयार और बुलुग, ये कोई 2 मार्क्स में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इद्दत जो है ये आपको 7 मार्क्स में मिल सकता है। इद्दत के अंदर आप ध्यान से पढ़िएगा कि जैसे ही इनकी मैरिज डिसॉल्व होती है, हस्बैंड वाइफ जो है मुसलमान, उनकी अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाए, चाहे डेथ से हो जाए चाहे डाइवोर्स से हो जाए, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो डेथ से होगी या डाइवोर्स से होगी, तो रेजोल्यूशन के कुछ टाइम बाद तक जो है वाइफ को री मैरिज करने की मनाही है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया तो 3 महीने तक वाइफ जो है वो दूसरी शादी की बात नहीं कर सकती। इसके पीछे पर्पस ये है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो,
कल को वो प्रेग्नेंट हो और शादी अलग दूसरी कोई शादी हो जाए, तो फिर जो बच्चा दुनिया में आएगा उसके पीछे क्वेश्चन अराइज होगा कि इसके फादर कौन है। तो इसलिए से 3 महीने उसको वेट करना पड़ेगा। वो जो टाइम है बच्चों, उसे इन्होंने इद्दत कहा है। डेथ के मामले में ये 4 महीने 10 दिन है। तो ये एक इद्दत पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है। फुल मार्क 15 मार्क्स का तो नहीं आ सकता, 2 मार्क्स का या 7 मार्क्स का भी आपको मिल सकता है। खिलवतुल सही, ये सब 2 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूं 15 मार्क्स के हिसाब से, तो सोर्सेज और एसेंशियल्स ऑफ मैरिज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास है डॉवर, जिसको अपन महर बोलते हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा कि आप महर शब्द जो है वो यूज करें। ठीक है, अब महर शब्द के अंदर बच्चों महर है क्या भाई? जैसे मान लीजिए अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, है ना, भुगतान करूंगा, जिसको अपन बोलते हैं कंसिडरेशन। उसी तरह से इनके अंदर भी जब मैरिज होती है तो मुस्लिम हस्बैंड की तरफ से जो मुस्लिम वाइफ है, उसकी जो वाइफ है, उसको कुछ पे किया जाता है। अब वो चाहे एट द टाइम ऑफ मैरिज किया जाए या बाद में किया जाए। तो महर की 2 टाइप भी हैं इसके अंदर, जैसे स्पेसिफाइड और कस्टमरी। स्पेसिफाइड के अंदर फिर मुअज्जल महर है, मुवज्जल महर है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका एक महर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और इसी के अंदर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपसे वो पूछेगा, या ना भी पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर वाइफ को, जो मुस्लिम वाइफ है, उसको अगर महर ना मिले तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे महर पे मिल सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर यूं कि फुल एक क्वेश्चन आप, ये नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक फुल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसी का ही पार्ट है आपका कि अगर वाइफ को महर ना मिले तो उसके राइट्स क्या क्या है। तो सेकंड यूनिट के अंदर एक फुल फ्लैश चैप्टर है आपका महर का। अब इसी सेकंड यूनिट के अंदर बच्चों इन्होंने डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज और दे दिया। अब यहाँ डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की अगर बात करें तो हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इस डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज में। एक तो ये कि जो हस्बैंड है उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। जो हस्बैंड है उसके पास, तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे, उसके पास तलाक का राइट है, इला है, जिहार है। एक तो आपका ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें म्यूचुअल कंसेंट पे क्या ये डाइवोर्स ले सकते हैं, तो खुला और मुबारक 2 वर्ड आपको मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैं वाइफ की बात करूं तो वाइफ के पास जो डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स वाइफ को दिए हुए हैं, जिसमें वाइफ जो है वो कोर्ट के थ्रू अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। फस्क और लियान 2 ग्राउंड उसके अंदर है। फस्क के अंदर फिर 427, 302, 427, 302 एक मैंने फॉर्मूला जो है वो इसका बना रखा है। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। तो बच्चों इसी सेकंड यूनिट के अंदर जो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, उसके अंदर एक तरफ तो वाइफ के ग्राउंड्स आपको समझने हैं, जो डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में दिए हुए। दूसरी तरफ अगर हम खाली हस्बैंड की बात करें तो इला है, तलाक है, जिहार है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप, मैं ये कहूंगा कि अगर आप डॉवर की बजाय डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो चैप्टर है उसको अगर आप ज्यादा ढंग से पढ़ें तो रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। डॉवर का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको 7 मार्क्स में भी मिल जाए, हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी मिल जाए, लेकिन डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। तो इसका मतलब अगर सेकंड यूनिट के अंदर आप डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का चैप्टर जो है अगर वो ढंग से करें तो रिस्क जो है हमारा बहुत ही कम है बच्चों, बहुत ही कम। उसके बाद में जो हमारे पास जो थर्ड यूनिट है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर है, प्रीएम्पशन एंड हिबा, हक शुफा या हिबा गिफ्ट जिसको बोलते हैं। 2 चैप्टर हैं आपके पास। कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है आपकी। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रीएम्पशन का मतलब क्या है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आप यूं समझ लीजिएगा, जो पंजाब के हमारे बच्चे हैं वो इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर अंग्रेजों के टाइम में एक कानून भी जो है वो पास हो गया था, जिसका नाम था पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट
1930s 1913 के अंदर एक कानून आया था बच्चों, पंजाब में अंग्रेजों ने बनाया था ये। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो भैया सबसे पहले तो उससे पूछो जो उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सेदार है। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दोनों लोगों ने मिलके एक प्लॉट खरीदा, एक्स बेचना चाहता है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले उसको वाई से पूछना चाहिए। हो सकता है कि उसको कोई और ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन इस रूल के हिसाब से, प्रीएम्पशन के हिसाब से, हक शुफा के हिसाब से सबसे पहले उसे अपने को शेयरर को, जिसको बोलते हैं शफी शरीक, पंजाबी में बोलते हैं ना, ये तो भाई अपना बड़ा शरीक बंदा है ना, पहला इन्हें पूछो। तो जो शरीक है हमारा, सबसे कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो तो उससे पूछो। चलो अगर कोई शरीक तैयार नहीं है तो शफी खलील, भाई जिस आदमी ने उस प्रॉपर्टी को दिलाने में आपकी हेल्प की, जो कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेटर रहा है, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर उस प्रॉपर्टी को बेच रही हो तो आप उससे पूछो कि भैया तुझे खरीदनी है क्या। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई शफी शरीक भी नहीं है, कोई शफी खलील भी नहीं है, तो फिर एक वर्ड आता है शफी जार। आप अपने आस पड़ोस में पड़ोसियों से पूछो कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, क्या आपको खरीदनी है क्या। इसीलिए पंजाब के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी इस 1913 के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बेच रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहीं अपने आसपास के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से पूछना चाहिए कि भाई आपको खरीदनी है क्या। ये रूल आपका प्रीएम्पशन हक शुफा। तो यहाँ पे जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले हैं, या जो पार्टिसिपेटर्स हैं, या जो को शेयरर्स हैं, अगर हम इन लोगों की बात करें तो इनका जो हक है वो बड़ा पवित्र है। शुफा का मतलब होता है पवित्र। तो इनका पहला राइट बनता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपसे खरीद लें। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, प्रीएम्पशन सिर्फ और सिर्फ वहां पे अप्लाई होता है जहां पे प्रॉपर्टी हम खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, और कहीं आपका प्रीएम्पशन एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आपका गिफ्ट है, भी बड़ा सिंपल सा चैप्टर है आपका गिफ्ट, बड़ा सिंपल सा। भाई मैं अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूं और बदले में कुछ नहीं ले रहा, तो ये हिबा हो गया ना। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लॉ के अंदर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगी, जैसे सदका। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी किसी मस्जिद को, किसी वक्फ को गिफ्ट कर रहा हूँ, कोई चैरिटेबल पर्पज के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ, रिलीजियस पर्पज के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ, स्पेशली रिलीजियस पर्पज के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे इस गिफ्ट का नाम हो जाएगा सदका। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कोई गिफ्ट किया जाए और साथ में शर्त भी लगा दी जाए कि ये साहब ये गिफ्ट आपका तब होगा जब आप ये शर्त पूरी करोगे, तो हिबा बशर्तुल एवज, ये आपको देखिए हिबा बशर्तुल एवज, ये एक छोटा सा चैप्टर आपको यहाँ मिलेगा। हिबा बिल एवज, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर गिफ्ट में बदले में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो पढ़ना बच्चों, इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे मिलने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग मुसलमान कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहा है और बदले में वो ये चाहता है कि जब तक वो जिंदा है आप उसका ध्यान रखें, हिबा बिल एवज। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हिबा बिल एवज, हिबा शर्तुल बिल एवज। लेकिन यहाँ पे गिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड गिफ्ट, ये आपको एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों मिल सकता है। यहाँ पे गिफ्ट ऑफ मुशा, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मुशा होता है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। भी मैंने आपको मकान गिफ्ट कर दिया और बाद में मैं ये कह दूं कि भाई मैंने सीढ़ियां, इसकी जो लैडर है, पौड़ियां, वो मैंने थोड़ी गिफ्ट की हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास प्रीएम्पशन का एक क्वेश्चन है। तो एसेंशियल फॉर्मेलिटीज पूरा एक ही क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रीएम्पशन का आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा, प्रीएम्पशन का, और उसके बाद में गिफ्ट की रिक्विजिटीज का। तो मैं ये आपको राय यही दूंगा कि थर्ड यूनिट के अंदर आप प्रीएम्पशन और गिफ्ट दोनों करके जाएं, और स्पेशली जो है वो गिफ्ट का चैप्टर जो है वो आप पढ़ के जाएं। तो यहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा कवर हो सकता है। फोर्थ यूनिट के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे है वसीयत, विल। तो कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन हमारे पास नहीं है वसीयत के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि साहब वसीयत जब लिखी जाती है तो उसके अंदर क्या क्या शर्तें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती हैं। तो एक क्वेश्चन जो है बच्चों आपका यहाँ पे विल का, आपको एक फॉर्मेलिटीज ऑफ विल जो है वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और आपको मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए फॉर्मेलिटीज ऑफ विल का। फिर लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट,
इस पे लॉन्ग क्वेश्चन के बजाय शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है कि हमने कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए आज किसी हिंदू के पास बच्चा नहीं है, उसको भगवान ने बच्चा नहीं दिया, उसको ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो एक बच्चा गोद ले लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। भी अपने रिश्तेदारी से अगर कोई बच्चा मिल रहा है, आस-पड़ोस से मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी कांसेप्ट डिफरेंट है। आप किसी ऐसे बच्चे को ही अपना नाम दे सकते हैं, किसी ऐसे बच्चे की आप फादर बन सकते हैं, जिसकी मदर आपकी प्रॉपर्टी डिग्री में ना आती हो, यानी कि उसकी मदर से अगर अल्लाह चाहते तो उसकी मदर से आपकी शादी हो सकती थी। तो यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट का क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक्नॉलेजमेंट वाला जो है वो आप अच्छे से करके जाएँ। फिर उसके बाद में मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस का क्वेश्चन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका। मेंटेनेंस के अंदर जो वाइफ का जो मेंटेनेंस का है, इनके डिपेंडेंट्स के भी रहते हैं, कुछ रूल्स हैं। एक क्वेश्चन ही आपका मेंटेनेंस का मिलेगा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस, स्पेशली जो वाइफ है उसके लिए, तो आप एक मेंटेनेंस का एक सिंगल सा क्वेश्चन आप तैयार कर लें। तो अगर मैं 4th यूनिट के अंदर बात करूं तो 4th यूनिट में बच्चों हमारे पास वसीयत का टॉपिक है, एक्नॉलेजमेंट का टॉपिक है, मेंटेनेंस का टॉपिक है। और अगर मैं ये कहूं कि आप टाइम कम है और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, तो आप विल की जो फॉर्मेलिटीज है वसीयत की और एक मेंटेनेंस का जो क्वेश्चन है, और स्पेशली मैं फिर रिपीट करूंगा, मेंटेनेंस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर हम बात करें 5th यूनिट के अंदर, तो 5th यूनिट के अंदर वक्फ पे क्वेश्चन है, एसेंशियल्स ऑफ वक्फ। तो जिस तरह से हिंदुओं में ट्रस्ट होता है, उसी तरह से मुस्लिम लोगों के अंदर वक्फ की कंसेप्ट है। पब्लिक वक्फ भी होता है, प्राइवेट वक्फ भी होता है। तो एक आपका वक्फ का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसी वक्फ के क्वेश्चन के अंदर आपका मुतवल्ली का जो मैनेजर ऑफ वक्फ होते हैं, उसको अपन मुतवल्ली बोलते हैं। तो अगर हम 5th यूनिट की बात करें तो वक्फ और मुतवल्ली दो आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो मैं यही राय दूंगा कि आप यहाँ पे वक्फ और मुतवल्ली दोनों करके जाएं, क्योंकि वक्फ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो मुतवल्ली आपको 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं जो जो टॉपिक्स हमने किए हैं, जो जो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास सोर्सेस का क्वेश्चन था। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास सोर्सेज का क्वेश्चन था। उसके बाद में इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपकी जो कंडीशंस हैं मैरिज की, वो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो डावर और डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज मैंने आपको बताया था, और स्पेशली मैंने ये कहा था कि जो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, यानी कि डाइवोर्स, तलाक वगैरह, और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना बच्चों। अगर उसने तलाक पूछा है तो खाली तलाक डिफाइन करके आना है, ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ के सारे डिफाइन कर दो आप। थर्ड यूनिट के अंदर प्रीएम्पशन और गिफ्ट था, गिफ्ट जो है वो बहुत अच्छे से करके जाएं। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको मैंने बताया कि विल और मेंटेनेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाएं। फिफ्थ यूनिट के अंदर आप वक्फ का है टॉपिक हमारे पास, और वक्फ के अंदर वक्फ भी है और मुतवल्ली भी है। इसके अलावा इनहेरिटेंस वगैरह काफी टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप वक्फ और मुतवल्ली करके जाएं तो कम टाइम में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर आप लोगों का अच्छा होगा, बाकी पेपर भी आपके अच्छे रहे। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमें अल्लाह हमारी सुनेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के, और आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।